नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रजनन। अगर आप लोग वेटनरी असिस्टेंट या फिर वेटनरी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो वेटनरी के मामले में, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों आज अपन बात करने वाले ब्रीडिंग यानी प्रजनन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इन पूरे टॉपिक को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग किसे कहेंगे, प्रजनन किसे कहेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी पीढ़ी या नई पीढ़ी या संतति का निर्माण किया जाए उसे ब्रीडिंग या प्रजनन कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है, वही क्या है, ब्रीडिंग है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बुक लॉन्च की है, उसी बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा एक क्रैश कोर्स, पूरी बुक जो चाहे 8 या 10 घंटे की होगी वो पूरी मिलने वाली है। अगर हमारी PDF को आप लोग या ई बुक को हम आज ही खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग सभी विषयों की यानी 10 जो सब्जेक्ट होते हैं लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के अंदर, उन सभी विषयों की PDF को या ई बुक को आप लोग खरीद सकते हो। और इसके अलग से क्वेश्चन आंसर जो बनाए गए हैं उनके 500 क्वेश्चन भी मैंने लॉन्च कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके खरीद लीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है वो छोटी सी डेफिनेशन है कि अगली जो पीढ़ी है वो नई संतति बनाना ही ब्रीडिंग होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ब्रीडिंग के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, एक स्लाइड मैंने बनाई है, उसमें एक रिश्तेदार होते हैं और एक अनजान या रिश्तेदार नहीं होते हैं, उनके बीच में जो क्रॉस होता है उन दोनों को हम डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि रिश्तेदार है तो उनमें दो प्रकार के होंगे। रिश्तेदार है उनके बीच में दो प्रकार का क्रॉस हो सकता है, एक होता है क्लोज इन ब्रीडिंग या एक होता है दूसरा होता है लाइन इन ब्रीडिंग। यानी रिश्तेदार होंगे, अगर दो रिश्तेदार है आपस में, अगर जानकार है आपस में, जानते हैं अपने आप आपस में दोनों, तो वो क्या होंगे, इन ब्रीडिंग यानी रिश्तेदार होंगे। वो किस प्रकार के होंगे, इनमें पूरी डिटेल के साथ हम आगे जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अनजान, जो जानते नहीं है आपस में, अनजान है, उसे हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग 4 प्रकार की हो सकती है। आउट ब्रीडिंग 4 प्रकार की हो सकती है। पहली है आउट क्रॉसिंग, यहाँ पे पहली है आउट क्रॉसिंग, उसका ही दूसरा नाम है सिलेक्शन ब्रीडिंग, यानी सेलेक्ट करते हैं किसी भी ब्रीड को, उसे हम आउट क्रॉसिंग के थ्रू ही करते हैं। सेकंड होती है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी क्रॉस करवाते हैं किसी भी ब्रीड को, अनजान है आपस में, जानकार नहीं है, उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, वो है क्रॉस ब्रीडिंग। इसके बारे में भी हम पूरी चारों के बारे में डिटेल आगे इसी वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। उसके बाद में है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप होती है वो टॉप क्रॉसिंग भी के नाम से भी जाने जाते हैं, अन्य नाम इसका क्या है, टॉप क्रॉसिंग। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 हो गए। उसके बाद में जो जानते हैं, यानी इन ब्रीडिंग के अंदर दो प्रकार के हो गए, क्लोज इन ब्रीडिंग और लाइन इन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग यानी जानते नहीं है आपस में पशु, यानी एक मान लीजिए राजस्थान का एक यूपी का पशु है, एक ही ब्रीड है, लेकिन उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप या कह सकते हैं क्रॉस करवाया जाता है, वो क्या है, आउट ब्रीडिंग होगा। अगर एक राजस्थान का है, एक ही गांव का है और एक ही परिवार से या कह सकते हैं एक ही नस्ल के आगे, जो मान लीजिए कि एक माता है, उसकी पुत्र हुआ या पुत्री हुई, उसके बाद में एक और संतति प्राप्त हुई, उसका साथ यानी पिछली वाली पीढ़ी के साथ संकरण करवाया जाता है, या पिछली पीढ़ी का पहली वाली पीढ़ी के साथ आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, वो होता है इनब्रीडिंग। ये आपस में जानते हैं लेकिन ये अनजान होते हैं। मान लीजिए एक राजस्थान का एक यूपी का, दोनों एक ही ब्रीड है, मान लीजिए थार पाकर ब्रीड है, थार पाकर ब्रीड के बीच में ही क्रॉस करवाया जाता है, वो आउट ब्रीडिंग हो गया। उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हेट्रोसिस या हाइड्रोवेगन्स क्या होता है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद में जो तीसरी है वो हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, प्रजनन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। प्रजनन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, इन ब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन। आपने अभी मैंने स्लाइड में आप लोग को बता दिया इन ब्रीडिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ हम जान लेते हैं। इन ब्रीडिंग होती क्या है, अंतर प्रजनन एक ही नस्ल के 2 रिश्तेदार पशुओं के मध्य होता है, यानी ये 2 प्रकार का हो सकता है। यानी अंतर प्रजनन क्या होगी, एक ही नस्ल कितनी होगी, एक नस्ल होगी, रिश्तेदार होंगे आपस में, तो ये क्या होगी, इनब्रीडिंग। ये 2 प्रकार का होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया 2 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो इंग्लिश में थ्योरेटिकल अगर कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहे तो इसके अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्यों नहीं बताने वाला, इसका रीज़न ये है कि मैंने जो हिंदी के अंदर पूरे एक्सप्लेन करना चाहूँगा और शॉर्ट में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को ये पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाए। अगर ये इंग्लिश वाला कोई भी इच्छुक हो कैंडिडेट, ज़्यादा अगर नॉलेज लेना है किसी को, तो ये पढ़ सकता है उसके बारे में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लोज इन ब्रीडिंग, यानी जो पहला पार्ट है इन ब्रीडिंग का वो हो गया क्लोज इन ब्रीडिंग। इस वीडियो को जरूर परचेज कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को फायदेमंद रहेगी ये। क्लोज इन ब्रीडिंग क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह प्रजनन बेहद करीब रिश्तेदारों के मध्य होता है, जैसे जंगली पशुओं में, कुत्तों में, सगे भाई बहन, पिता पुत्री
पुत्र माता के मध्य होता है, यानी एक ही पीढ़ी मान लीजिए भाई बहन है तो एक ही पीढ़ी हो गई, बिल्कुल नजदीकी यानी करीबी रिश्तेदार हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्लोज इनब्रीडिंग, क्लोज मतलब हम कहते हैं ना कि क्लोज फ्रेंड है वो, तो क्लोज फ्रेंड है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ही नजदीक का, बिल्कुल नजदीक का मतलब सगे भाई बहन हो सकते हैं, पिता या पुत्री हो सकता है। अब पिता पुत्र का थोड़ी होगा, तो पिता पुत्री हो सकती है, या पुत्र माता हो सकती है। तो इनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है वो क्या हो गया, क्लोज इनब्रीडिंग हो गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इस प्रकार के प्रजनन मुख्य लाभ यह है कि नस्ल की शुद्धता बनी रहती है और एक जैसे दिखाई देते हैं, और यदि कोई खराब लक्षण हो तो उसे आसानी से बाहर भी किया जा सकता है। यानी इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुख्य लाभ यह है कि नस्ल की शुद्धता बनी रहती है। अगर कोई खराब लक्षण है तो उनको भी हम इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनका प्रजनन करवाएंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वो अलग होगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लाइन इनब्रीडिंग। जो इनब्रीडिंग है उसका सेकंड जो पार्ट है वो है लाइन इनब्रीडिंग। इसके अंदर क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या, ये प्रजनन दूर के रिश्तेदारों के मध्य होता है, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाले रिश्तेदार होंगे, जानते तो हैं आपस में, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाले जो नस्ल के सांड है, थारपारकर गाय है, गिर गाय है, या फिर मूरा भैंस है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि चचेरे ममेरे भाई बहन हो गए, उनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो वो आउट इनब्रीडिंग हो गया। इसमें क्या है, आजकल सतत यानी शुद्ध नस्ल सांड से अलग अलग मादाओं में शुद्ध नस्ल की होती है, इनका आपस में क्रॉस करवाकर एक शुद्ध लक्षण की लाइन तैयार करनी होती है, लाइन ब्रीडिंग, यानी एक लाइन तैयार करनी होती है, एक पूरी लाइन तैयार करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, लाइन ब्रीडिंग कहेंगे। लेकिन वो होगी किसके बीच में, रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे आपस में, लेकिन वो थोड़ी सी नेक्स्ट जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी हटके दूसरी वाली पीढ़ी वाले कैंडिडेट होंगे उनके साथ में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे, अंतः प्रजनन से नस्ल की शुद्धता बनी रहती है तथा सभी पशु एक समान नजर भी आते हैं, परंतु इसमें प्राप्त संतानों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है तथा प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट देखिए, यहाँ पे प्रजनन आउटब्रीड इनब्रीडिंग है, इसके अंदर क्या होता है, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है और प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये जो विधि है ये इतनी उपयोगी नहीं है जितनी पहले जो पार्ट था वो मैंने आप लोग को बताया। देखिए इनक्लोज इनब्रीडिंग है वो बढ़िया थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं लाइन इनब्रीडिंग के बाद में बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए नर थारपारकर है और मादा थारपारकर है, दोनों है एक ही नस्ल, ब्रीड है कि है, लेकिन आपस में जानकार होते हैं, लेकिन दूर के होते हैं, थोड़े से दूर के, एक पीढ़ी को छोड़ के या दो पीढ़ी को छोड़ के आपस में इनका क्रॉस करवाया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउट इनब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग यानी बाहरी प्रजनन। अनजान होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया ये अनजान होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे। मान लीजिए एक यूपी का, एक राजस्थान का, या एक राजस्थान का एक हरियाणा के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है वो हो गया आउट ब्रीडिंग। ठीक है दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को कि इंग्लिश में थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो अगर कोई भी कैंडिडेट इच्छुक है, लेकिन फुल डिटेल के साथ दिया गया है। और उससे अगर नॉर्मली जो आपके एग्जाम व्यूज से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आउट क्रॉसिंग, एक ही नस्ल के आपस में। देखिए आउट क्रॉसिंग जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है आउट क्रॉसिंग, एक ही नस्ल के आपस में अनजान होंगे, एक ही नस्ल के होंगे लेकिन आपस में क्या होंगे, अनजान होंगे। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह प्रजनन एक ही नस्ल पशुओं के मध्य होता है जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, रिश्तेदार नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में अच्छे से अच्छे नस्ल के सांड का और मादा का चयन किया, यानी दोनों ही क्या होंगे, अच्छे होंगे, दोनों आपस में गुणों में क्या होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, उनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, सांड की हो या मादा का, यानी गाय या सांड दोनों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। किसमें, यहाँ पे बात कर लेते हैं आउट क्रॉसिंग में। उसके बाद में बात कर लेते हैं इस प्रजनन को लेक्टिव ब्रीडिंग या सेलेक्टिव जो ब्रीडिंग है उसके नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी नस्ल अच्छा है, कौन सा सांड अच्छा है, कौन सी नस्ल का सांड अच्छा है, इनके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। मादा थारपारकर होगी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया मादा थारपारकर होगी, उसके नर थारपारकर आपस में क्या होंगे, अनजान होंगे, उसका क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने से जो संतति प्राप्त होती है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से भी जानी जाती है और अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें दोनों ही नर और मादा दोनों उनके क्या होंगे, जो लक्षण है, एक्यूरेसी, क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। दोस्तों देखिए यहाँ पे वेट सक्सेस विद पीजी लिखा हुआ है। अगर आप लोग पीडीएफ खरीदते हो और इस लिंक पे क्लिक करते हो, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो वीडियो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, जो टॉपिक से रिलेटेड है वो वीडियो पे आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे, हमारे चैनल पे आप लोग चले जाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बात कर लेते हैं क्रॉस इनब्रीडिंग। सेकंड जो पार्ट है इसका क्रॉस इनब्रीडिंग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस इनब्रीडिंग में क्या है, यह प्रजनन अलग अलग पशुओं के मध्य करवाया जाता है, यानी एक पशु के मध्य नहीं, अलग अलग पशुओं में करवाया जाता है जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो चार पार्ट है इसमें रिश्तेदार कोई भी नहीं होगा, लेकिन जो दो पार्ट इनब्रीडिंग वाला था उसमें क्या है, रिश्तेदार थे, एक लाइन और एक क्लोज वाला, दोनों में ही रिश्तेदार थे। लेकिन ये चारों इसमें रिश्तेदार नहीं होंगे, अनजान होंगे, आपस में जानते नहीं होंगे।
भारत के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। भारत के अंदर अब क्वेश्चन आ गया कि क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग क्या है, तो उत्पादन बढ़ाना है। अतः विदेशी नस्ल जैसे अचब, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डॉन क्रॉस ब्रीडिंग के काम में लेते हैं। यानी ये जो नस्लें हैं ये अच्छी क्वालिटी के नस्लें होते हैं, इनका जो सीमन होता है वो अच्छी क्वालिटी का सीमन होता है। तो बाहर से विदेशों से हम इनका सीमन मंगवाया जाता है, या फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर भी कई सारे प्लांट लग चुके हैं, वहाँ पे इनका सीमन का भंडारण किया जाता है और वो अलग अलग स्टेटों में भेजा जाता है इंडिया के। इनके अच्छी नस्ल की सांड या मादा जो है इनका काम में संकरण करवाने में या क्रॉस अच्छी ब्रीडिंग प्राप्त करने में काम में लिया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग के दौरान विदेशी नस्ल जिस ब्लड या जीन 50 से 62.50 होना चाहिए। यानी जो ब्लड या कह सकते हैं यहाँ पे जीन है वो जीन कितना होना चाहिए, 50 से 62.50% होना चाहिए। यानी 50% अगर कम है तो वो कोई उपयोगी नहीं है, अगर 62 से ज़्यादा है तो वो बेस्ट है, 50 से ज़्यादा है तो भी बेस्ट है। लेकिन 50% अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, विदेशी नस्ल की है, प्रॉपरली विदेशी नस्ल की है, तो वो अच्छी क्वालिटी की होगी और उसी का सीमन काम में लिया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम, गाय होगी तो गाय की राठी मादा होगी और थारपारकर नर होगा, इनको भी क्रॉस करवाया जाता है। तो राठी नर और थारपारकर मादा का भी क्रॉस करवाया जा सकता है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो अच्छी नस्ल की क्वालिटी की गाय या फिर जो नेक्स्ट संतति प्राप्त होगी वो अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होगी। यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊंगा कि जो राठी मादा है, यहाँ पे थारपारकर नर है, इनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है, न कि एक ही नस्ल के। नस्ल तो वैसे एक होगी लेकिन गाय जो ब्रीड है वो अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं ग्रेडिंग अप इम्पोर्टेंट है। ग्रेडिंग अप के बाद बात करते हैं तो देसी नस्ल के संरक्षण के लिए यह एक उत्तम तकनीक है। अब आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ग्रेडिंग अप है वो किस लिए उपयोगी है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ग्रेडिंग उपयोगी है, ग्रेडिंग अप जो है उपयोगी है किसके लिए, संरक्षण के लिए। यानी देसी जो नस्ल है उसके संरक्षण के लिए उत्तम तकनीकी मानी जाती है। तो इस प्रकार के प्रजनन में एक बिना लक्षणों की गाय शुद्ध नस्ल के सांड से प्रजनन करवाया जाता है, जैसे उत्पन्न मादा संतान में लगभग 50% लक्षण शुद्ध नस्ल के आ जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो अशुद्ध क्या है, गाय 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 अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध क्या है, शुद्ध सांड है। सांड यहाँ पे शुद्ध लिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का सांड लिया जाता है और अच्छी अशुद्ध गाय ली जाती है। उनके बीच में दोनों क्रॉस कराए जाएंगे तो 50% जो लक्षण है सांड के वो इसी गाय की जो नेक्स्ट संतति होगी उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी या फिर आ जाएंगे। तो आप लोग ये भी टॉप क्वालिटी की होगी। उसके बाद में इस मादा संतति का पुनः प्रजनन शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाता है। यानी इसी जो संतान प्राप्त होगी उसी का जो संकरण है या क्रॉस है वो नेक्स्ट संतति के रूप में शुद्ध नस्ल के नर से करवाया यानी सांड से करवाया जाता है, जिससे उत्पन्न संतान में 75% शुद्ध लक्षण प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया 4 पीढ़ियों तक दोहराते रहेंगे तो 98.4 तक शुद्ध लक्षणों की संतान प्राप्त की जा सकती है। जो अंतिम जो चौथी पीढ़ी प्राप्त होगी वो क्या होगी, 98.4% शुद्ध लक्षण वाली जो गाय है वो या संतान है वो प्राप्त होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंकड़ा बता देता हूँ कि कौन सी नस्ल के साथ कितना % संकरण करवाने पर जो एक्यूरेसी है या क्वालिटी है वो प्राप्त होती है नेक्स्ट संतति में। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताया इस प्रदर्शन को टॉप क्रॉसिंग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि टॉप क्रॉसिंग किसे कहेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा गया है, टॉप क्रॉसिंग भी कहते हैं इसको। यहाँ पे जो पहली पीढ़ी है, यहाँ पे पहली जो प्रथम पीढ़ी के साथ क्रॉस करवाते हैं, जैसे मान लीजिए एक शुद्ध लक्षण का सांड है, सांड क्या है, शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध लक्षण की गाय है, गाय के साथ क्रॉस करवाते हैं तो 50% लक्षण आएंगे। जो नेक्स्ट संतान होगी उसमें 50% लक्षण आएंगे। अब इनके जो संतान प्राप्त हुई उनके साथ अगर शुद्ध सांड का क्रॉस करवाया जाता है तो फिर 75% लक्षण प्राप्त होंगे, 75% सेकंड पीढ़ी में। अब इसकी जो 75 जो परसेंटेज लक्षण प्राप्त हुए उनकी जो संतान प्राप्त होगी उस संतान के साथ शुद्ध लक्षण के सांड के साथ या एक्यूरेसी वाले सांड के साथ क्रॉस कराएंगे तो तीसरी पीढ़ी में 87.5% लक्षण प्राप्त होंगे, शुद्ध लक्षण प्राप्त होंगे। उसके बाद में अगर चौथी पीढ़ी के साथ यानी उसी के संतान के बाद में चौथी जो पीढ़ी होगी उसके साथ शुद्ध लक्षण के सांड के साथ क्रॉस कराया जाता है तो 93.25% लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और आगे ऐसे ऐसे दोहराते रहेंगे तो आपको मैंने बताया था 98.4% लक्षण शुद्ध लक्षण तक प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का सांड हमें मिल जाए उसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये टॉप क्रॉसिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि टॉप क्रॉसिंग किसे कहेंगे, कौन सी विधि को कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सी विधि को कहेंगे, ये एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे ग्रेडिंग जो है उनको टॉप क्रॉसिंग भी कहा जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग पीडीएफ को परचेज करके। नेक्स्ट जो 4 नंबर पार्ट है वो है टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या जातीय संकरण। एक जाति या अलग जाति उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे लिखा गया है यह प्रजनन 2 अलग अलग जातियों के मध्य होता है, इनमें उत्पन्न संतान को हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड विगर्स किसे कहेंगे इसके बारे में। यह संतान कार्य क्षमता में अपने माता पिता से अच्छी होती है परंतु प्रजनन योग्य नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं स्टेरिलिटी प्राप्त होगी, यानी जैसे हम बात कर लेते हैं एक घोड़ा है और एक गधी है, यानी डंकी फीमेल डंकी और एक हॉर्स मेल हॉर्स के साथ अगर किसी का करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं आपस का दोनों का तो हनी प्राप्त होती है। अगर मेयर है घोड़ी है और एक मेल डंकी है उसके साथ हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा,
ये प्राप्त हो जाएगा जो नेक्स्ट संतति होगी, उसके जो लक्षण है या फिर डीएनए पार्ट है या गुणसूत्र है वो विषम होंगे, उसमें क्या होंगे, विषम होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेयर यानी घोड़ी का क्रॉस करवाते हैं गधे के जैक के साथ करवाते हैं तो डंकी यानी डंकी के साथ करवाएंगे तो म्यूल प्राप्त होगी। यानी यहाँ पे याद रखने की एक विधि है या प्रयोग हमने देखा है कि मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, एम से यहाँ पे मेयर हो गया, तो अब दूसरी जो संतान प्राप्त होगी उस घोड़ी के नाम से ही प्राप्त होगी। इंग्लिश वर्जन याद रखना अपने को, इंग्लिश वाला मेयर होगी एम से तो म्यूल प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद में हॉर्स है, एच से हॉर्स के साथ स्टीलिन हॉर्स होगा, और जेनेट यानी गधी के साथ यानी डंकी फीमेल डंकी के साथ करवाते हैं क्रॉस, तो यहाँ पे एच आ गया, एच का मतलब हनी यानी हिनी प्राप्त होगी। यानी हॉर्स से अगर मेल मेल हॉर्स है तो हिनी प्राप्त होगी, और फीमेल मेयर है घोड़ी है तो उसका म्यूल के साथ होगा। यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो ऐसे। उसके बाद में अगर काऊ का किसके साथ, काऊ का म्यूल बुफेलो के साथ करवाते हैं तो केटेलो प्राप्त होती है, और जेब्रा के साथ डंकी का करवाते हैं तो सेनेट संता प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करें जेब्रा हॉर्स जेब्रॉइड, जेब्रा के साथ हॉर्स का करवाते हैं, जेब्रा के क्रॉस हॉर्स के साथ करवाते हैं तो जेब्रॉइड प्राप्त हो गए। और उसके बाद में अगर टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है, DSSB में 2021 के अंदर जो वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके बाद में एग्जाम हुए थे 23 जून अप्रैल को एग्जाम हुआ था, 23 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, टाइगर और लोइन का क्रॉस करवाते हैं तो लेगर्स बनता है। उसके बाद में है योक और काऊ का करते हैं तो पेनी का निर्माण होता है। ये आप लोग देख सकते, इनका जो गुणसूत्र है ये सम हो गए, ये सम गुणसूत्र वाले हैं, सम गुणसूत्र वाले हैं, इनकी जो संख्या है 2 से डिवाइड होने वाली होगी दोनों की, लेकिन ये है ये 2 से डिवाइड होने वाली नहीं होगी, तो यहाँ पे विषम जो गुणसूत्र प्राप्त होने वाले हैं इनके साथ, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चयन होता है। ये सिलेक्शन प्रजनन हमने पढ़ लिया, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट वेटनरी लाइफ स्टॉक से संबंधित ई बुक को खरीदना चाहता है तो बिना किसी सोच समझ के एक बुक को खरीद के देखिए, उसके बाद में आप लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार से इसमें मैटर दिया गया है। उसके बाद में आप लोग अगर तैयारी करते हो और बुकों से तो उनमें आपको फायदा मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।